A very good afternoon to all of you. Dear students, as you know that we are discussing about thermodynamics second in our physical chemistry. In our last discussion, we have talked about Carnot engine along with its efficiency. और इसकी एफिशिएंसी का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो T2 माइनस T1 बटा T2 के रूप में हमने इसकी दक्षता की बात की थी। आज की इस डिस्कशन में हम कार्नो प्रमेय और कुछ अन्य टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम कार्नो प्रमेय की बात करें तो लेट मी टेल यू दैट यदि दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन समान ताप वाले स्रोत और सिंक के मध्य कार्य करें तो उनकी दक्षता भी समान होती है। यह स्टेटमेंट कार्नो द्वारा 1824 में दिया गया था और इसे कार्नो प्रमेय के नाम से हम जानते हैं। कार्नो प्रमेय को अगर हम सिद्ध करना चाहें तो इसे इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि माना ताप T1 वाले स्रोत व T2 ताप वाले सिंक के मध्य दो इंजन कार्य कर रहे हैं। क्रमशः इन इंजनों को अगर हम E और E' से स्पेसिफाई करें, अब यदि कुछ समय के लिए हम यह माने कि इंजन E तो उत्क्रमणीय है जबकि E' जो है वो नॉन रिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय है। अब उत्क्रमणीय इंजन या रिवर्सिबल जो इंजन है वो E के अग्रिम चक्र से लिया गया कार्य जो W विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और उत्क्रमणीय इंजन E के विपरीत चक्र से लिया गया कार्य जो माइनस W होगा वो माइनस Q1 माइनस Q2 होगा। अनुत्क्रमणीय इंजन E' में केवल अग्रिम चक्र होगा, उससे लिया गया कार्य जो W' होगा वो Q1' प्लस Q2' के इक्वल होगा। अब माना कि इंजन E को विपरीत चक्र में चलाकर उसे इंजन E' के साथ हम जोड़ दें जो कि अग्रिम चक्र में कार्यरत है, तो इस संयुक्त इंजन में लिया गया कुल कार्य जो होगा वो W1 अगर हम इसे स्पेसिफाई करें तो डेट विल बी W टोटल जो विल बी इक्वल टू माइनस W प्लस W' एंड डेट विल बी इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q1' प्लस Q2' के बराबर यह होगा। यदि दोनों इंजनों से लिया गया कार्य समान हो तो विपरीत दिशा में होने के कारण इस संयुक्त इंजन का कुल कार्य प्रभाव जो WT है उसका मान शून्य होगा। इस स्थिति में जो है वो Q1' माइनस Q1 विल बी इक्वल टू माइनस Q2' माइनस Q2। अब माना कि इंजन E' की दक्षता नॉट डैश है का मान इंजन E की दक्षता एप्सिलॉन से अधिक है, तो उस स्थिति में W1 अपॉन Q1' W' अपॉन Q1' विल बी ग्रेटर दैन W अपॉन Q1। चूँकि W' इज इक्वल टू W, देन इस सिचुएशन में 1 अपॉन Q1' विल बी इक्वल ग्रेटर दैन 1 अपॉन Q1। इट मीन्स Q1 विल बी ग्रेटर दैन Q1'। इस स्थिति में Q1' माइनस Q1 का मान नेगेटिव होगा, अर्थात उच्च ताप T1 वाले ऊष्मा कुंड से ली गई ऊष्मा का कुल मान नेगेटिव है। चूँकि इस पूरे संयुक्त इंजन का कार्य प्रभाव शून्य है, अतः द्वितीय नियम के अनुसार इसमें ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप T1 वाले कुंड से निम्न T2 ताप वाले कुंड की ओर होना चाहिए, अर्थात Q1' माइनस Q1 का मान पॉजिटिव या धनात्मक होना चाहिए। यह तभी संभव है यदि अनुत्क्रमणीय इंजन E' की दक्षता E के बराबर अथवा उससे थोड़ा कम हो, अर्थात जो E जो दक्षता है डेट विल बी ग्रेटर और इक्वल देन E'। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान परिस्थितियों में किसी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता एक अनुत्क्रमणीय इंजन की तुलना में सदैव अधिक होगी। अब यदि हम दो उत्क्रमणीय इंजन E1 तथा E2 को दो समान कुंडों T1 तथा T2 से जोड़ दें तो दोनों इंजनों की दक्षता नॉट E1 नॉट E2 में जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार होना चाहिए जो कि हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। डेट विल बी E1
इज इक्वल और लोअर देन E2 तथा E2 इज इक्वल और लोअर देन E1। एक ही संयुक्त इंजन के लिए उपर्युक्त दोनों स्थितियां केवल उसी स्थिति में संतुष्ट हो सकती हैं यदि दोनों इंजनों की क्षमता एक दूसरे के समान हो, अर्थात ε1 विल बी इक्वल टू ε2, और यह कार्नो प्रमेय कहलाती है। इसे हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि समान ताप वाले स्रोत व सिंक के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता भी समान होती है। कार्नो प्रमेय के अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो कार्नो प्रमेय से ये सिद्ध होता है कि किसी इंजन की दक्षता केवल स्रोत व सिंक के ताप पर का फलन है, अर्थात जो दक्षता जो फंक्शन होगी वो फलन होगी वो T1 और T2 की फलन होगी। इसे समीकरण के रूप में हम स्क्रीन पर दिए गए समीकरण के अनुसार शो कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता जो एप्सिलॉन है डेट विल बी इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपॉन Q1, अतः Q2 अपॉन Q1 का अनुपात भी स्रोत व सिंक के नाम के ही फलन होंगे, अर्थात Q2 अपॉन Q1 विल बी इक्वल टू T1 और T2 के जो फंक्शन हैं उसके इक्वल होगी। उपर्युक्त परिणामों के आधार पर लॉर्ड केल्विन ने ताप पैमाने को परिभाषित किया, जिसके अनुसार ऊष्मागतिकीय पैमाने पर प्रत्येक कुंड का ताप उस ऊष्मा के तुल्य होता है जो एक उत्क्रमणीय प्रकार के प्रक्रम के दौरान उसमें से ग्रहण की जाती है अथवा उसको त्याग दी जाती है। माना कि उच्च ताप वाले कुंड या स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा का मान Q1 है, वह कम ताप वाले कुंड या सिंक को त्यागी गई ऊष्मा का मान Q2 हो, तो इंजन की दक्षता जो है वो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के बराबर होगी। इसको हम दूसरे रूप में 1 माइनस Q2 अपॉन Q के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स दक्षता जो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1 अथवा 1 माइनस T2 अपॉन T1। उपयुक्त दोनों समीकरणों से हम एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि Q2 अपॉन Q1 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1 या Q1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन T2। ये कार्नो जो प्रमेय है उसकी एप्लीकेशन से ड्राइव किया गया समीकरण है। इससे रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस रिलेशन को हमें याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करेंगे ताप का ऊष्मागतिकीय पैमाना। थर्मामीटर या तापमापी बनाने के लिए किसी ऐसे गुण का चुनाव करते हैं जिसके मान में ताप के साथ रेखीय परिवर्तन हो रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब हमारे पास कोई मानक पैमाना ही नहीं है तो हम यह कैसे जान सकते हैं कि अमुक गुण के मान में ताप के साथ रेखीय परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं। आदर्श गैसों के लिए ये माना जाता है कि स्थिर दाब पर उनका आयतन अथवा स्थिर आयतन पर उनका दाब ताप के साथ रेखीय क्रम में परिवर्तित होता है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आदर्श गैसें हैं वे स्वयं अपने आप में काल्पनिक हैं, क्योंकि वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों से काफ़ी भिन्न होता है। अतः कोई ऐसा पैमाना होना चाहिए जो निरपेक्ष एब्सोल्यूट हो। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के आधार पर ऐसा संभव हो सका। इसे ऊष्मागतिकीय तापमान पैमाना या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल अथवा केल्विन पैमाना कहा जाता है। लॉर्ड केल्विन ने अंश डिग्री के समान आकार को व पदार्थ के मोल को सामान्य परिभाषा मानते हुए जो पैमाना दिया वह आदर्श गैस पैमाने के समान ही था। डियर स्टूडेंट्स, केल्विन पैमाने पर हम फ्रीजिंग पॉइंट या हिम बिंदु या आइस पॉइंट अंकित करने के लिए एक स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर का प्रयोग किया गया था और हिम बिंदु व भाप बिंदु के मध्य 100 अंश या डिग्री को अंकित किया। इस प्रकार 100 अंश अर्थात सेंटीग्रेड पैमाने पर तापमान निम्न समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। जो समीकरण है वो है T इक्वल टू P माइनस PI अपॉन T माइनस PI इंटू 100। यहाँ जो T पर दाब है वह PI व PT क्रम से हिम बिंदु व
भाप बिंदु पर दाब है। अतः T0 विल बी इक्वल टू लिमिट 100 PI अपॉन PT माइनस PI। T0 एक जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और यह थर्मामीटर की गैस पर निर्भर नहीं करता है। ऊष्मागति के ताप को हम निम्न समीकरण से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो समीकरण है वो हमारी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। डेट इज लिमिट 100 P अपॉन PS माइनस PI। यहाँ फिर एक वादा है कि T0 का मान यद्यपि गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इस बात पर तो निर्भर करता है कि PI व PS का मान कितना सही ढंग से नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का भी बहुत सूक्ष्म ढंग से लिए गए परीक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर की जो वर्तमान डेफिनेशन है उसकी अगर हम बात करें तो वर्तमान में तापमान पैमाने की परिभाषा एक निश्चित बिंदु पर आधारित है जिसे जल का ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। यह वह बिंदु होता है जिस पर शुद्ध जल बर्फ तथा जल वाष्प के साथ साम्य में होता है और इस बिंदु को सही 273.16 केल्विन माना गया है और इनके अंश ऊष्मागतिकी अंश के बराबर हैं। सेल्सियस अंश या डिग्री को बिल्कुल 1 केल्विन के बराबर माना गया है और सेल्सियस पैमाने का मूल प्रारंभ या शून्य सही जो है वो 273.15 केल्विन पर होता है। डियर स्टूडेंट्स, एंट्रोपी की जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, उसकी भी हम बात करेंगे। तो लेट मी टेल यू डेट जिस प्रकार ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक उसी प्रकार द्वितीय नियम के परिणाम स्वरूप एंट्रोपी का प्रादुर्भाव हुआ। एंट्रोपी एक ऐसा अवस्था गुण है जो तत्व के ताप, दाब व आयतन जैसे गुणों का फलन है। एंट्रोपी को उस अव्यवस्था या रैंडमनेस या बेतरतीबी के साथ जोड़कर बेतरतीबी के माप के रूप में भी इसे परिभाषित किया जाता है, अर्थात मेजर ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज एंट्रोपी। किसी तंत्र की अव्यवस्था की जो माप है वही एंट्रोपी कहलाती है, लेकिन जो अव्यवस्था की व्याख्या करने के लिए हमें तंत्र के संरचनात्मक मॉडल की व्याख्या करनी होगी, जबकि ऊष्मागतिकी की व्याख्या करने में किसी तंत्र की संरचना का कोई योगदान नहीं होना चाहिए। ऊष्मागतिकी के हिसाब से एंट्रोपी परिवर्तन को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इस जो स्क्रीन पर समीकरण दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम परिभाषित उसे कर सकते हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q रिवर्सिबल अपॉन T। यह एक अवकलित समीकरण है जिसमें एंट्रोपी एक संयुक्त एकमान युक्त सिंगल वैल्यूड तंत्र का मात्रात्मक अवस्था गुण एग्जैक्ट स्टेट प्रॉपर्टी है। प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था तक अवस्था के एक निश्चित परिवर्तन के लिए जो अभी स्क्रीन पर जो समीकरण दिया गया है उसको हम मॉडिफाइड करके इस प्रकार लिख सकते हैं। डेल्टा S that will be equal to minus S2 minus S1 and it is equal to डेल्टा Q are reversible upon T स्टेट फर्स्ट टू स्टेट सेकंड तक। यद्यपि एंट्रोपी एक अवस्था का गुण है और S1 तथा S2 तंत्र के प्रथम और द्वितीय अवस्था पर ही निर्भर करते हैं, उस पथ पर नहीं जिससे होकर तंत्र अवस्था एक से दी गई दूसरी अवस्था को प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि हम किसी तंत्र के लिए इस समीकरण का यूज करते हुए डेल्टा S के मान का परिकलन करें तो हमें मुक्त हुई ऊष्मा की मात्रा Q का मान उसी प्रक्रम के लिए रखना होगा जो रिवर्सिबल हो या उत्क्रमणीय हो। इस प्रकार जो समीकरण था Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1 जो कि इक्वल था 1 के, यह एक कार्नो इंजन का समीकरण है जिसमें उत्क्रमणीय रूप से प्रक्रम संपन्न होते हैं। अतः S2 माइनस S1 विल बी डेट इज डेल्टा S विल बी 0, अर्थात एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी का मान जो है वो शून्य होता है। स्टूडेंट्स, अवस्था के फलन के रूप में एंट्रोपी की और ताप, दाब, आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी की कैलकुलेशन
से रिलेटेड डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई और हेल्थ का पूरा ख्याल रखें। जल्दी ही आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली हैं। अगले मंडे से आप कॉलेज में आ रहे हैं। तब तक आप दिए गए वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। असाइनमेंट्स वगैरह को आप पूरा अपडेट रखें। और अभी तक जो वीडियोज़ हमने आपको साझा किए हैं उनसे रिलेटेड क्यूरीज़ को भी हम जब 8 तारीख से कॉलेज स्टार्ट होंगी तो हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।